कड़ी में हम क्लेरिस के केस का जिक्र कर रहे थे। क्लेरिस एक बहुत ही प्रतिभावान आत्मा थी। उसके अंदर उपचारक क्षमता थी, हीलिंग पावर उसकी गजब की थी और ये उपलब्धि आसान नहीं थी। कई जीवनों के कठिन परिश्रम के बाद डेवलप होती है ये। अब जो उपचारक किस्म की आत्माएं होती हैं उसमें हरे रंग की अधिकता होती है। देखा होगा आपने, अस्पताल वगैरह में ज़्यादातर हरा रंग यूज़ होता है, गाढ़ा हरा। ऑपरेशन थिएटर में भी मरीज को जो कपड़े उड़ाए जाते हैं वो हरे रंग के ही होते हैं। हरा रंग जुड़ा ही चिकित्सा से होता है। जो आत्मा चिकित्सा के गुण से भरी होगी उसमें हरा रंग अधिक होगा। अच्छा, एक बात और, आत्मा लोक में कहीं भी काला रंग जल्दी दिखाई नहीं देता, खाली पुनरुद्धार केंद्रों को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि काला रंग दूषित, अपवित्र और नकारात्मक आत्मिक ऊर्जा से संबंधित है, जो आत्मालोक में आमतौर पर पुनरुद्धार केंद्रों में ही दिखाई देता है। अब पुनरुद्धार केंद्रों के बारे में तो हम पहले ही जान चुके हैं, लेकिन अगर इन केंद्रों की ओर भी जरा ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी कुछ कुछ गहरे हरे रंग का मिश्रण होता है और ये हरा रंग वहाँ काम करने वाले चिकित्सकों का होता है। खैर, क्लेरिस एक बहुत अच्छा चिकित्सक था, लेकिन धीरे धीरे वो दूषित होता चला गया। हर जिंदगी उसे पीछे की ओर ढकेलती गई। उसकी काबिलियत पतन की ओर जा रही थी और इसका मुख्य कारण था उसका अहंकार। चाटुकारिता पसंद थी उसे। उसे खुद की खुशामद कराना अच्छा लगता था। लोगों से सम्मान की चाहत ने उसे गर्त में गिराना शुरू कर दिया था। वो अपनी क्षमताओं को धीरे धीरे खोने लगा। इसीलिए कहते हैं ना, एक बार अगर कोई कुछ बुराई कर दे तो उसे माफ़ किया जा सकता है, पर चमचागिरी करने वाले लोगों से थोड़ी दूरी बना लेना ही ठीक है, वरना ये ऐसा स्वीट पॉइजन है जो खाने वाले को भी पता नहीं चलने देता कि कब वो अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका है, जैसे दीमक खोखला कर देता है एक लकड़ी को। क्लेरिस के साथ भी यही हो रहा था और इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे उसका हरा रंग धुंधला होने लगा। अगले हर जन्म के बाद वो रंग और मंद होता चला गया। अंत में वो एकदम प्रभावहीन हो गया। उसका हरा रंग यानी उसका जो गुण था हीलिंग का, वो खत्म हो चुका था और पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उसे समूह से अलग कर दिया गया ताकि वो अपने अंदर फिर से उन गुणों को डेवलप कर सके। अब होगा ना ऐसा? जाहिर सी बात है, हर ग्रुप अपनी एक काबिलियत के आधार पर बना होता है, उसकी अपनी खूबी होती है। अब धरती की भाषा में कहे तो जैसे स्पेशलिस्ट होते हैं, चिकित्सा में ही अगर देखिए तो कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई लीवर स्पेशलिस्ट है। इस तरह की तमाम योग्यताएं हैं जो व्यक्ति को उसके क्षेत्र में योग्यता को दर्शाती हैं। कोई चिकित्सा क्षेत्र में आगे है, कोई इंजीनियरिंग फील्ड में है, किसी के अंदर सिंगिंग की, डांसिंग की खूबी है, तो कोई खेल जगत से जुड़ा हुआ है। यानी सबकी अपनी अपनी खूबी है और उनके ग्रुप में उसी तरह के लोग होंगे। उनके गुणों के आधार पर ही उनका ग्रुप डिसाइड होता है। अब क्लेरिस भी अपने गुणों को खो चुका था, तो उस ग्रुप में कैसे बना रह सकता था? उसका समूह बदल जाता है। अब उसे फिर से उस पुराने समूह में शामिल होने के लिए उनके गुणों को धारण करना होगा और ये सब कुछ उसी के समूह की एक माध्यम आत्मा ने बताया था। उसके समूह को आशा थी कि वह जल्द लौट आएगा। अब कितना समय लगेगा ये पता नहीं क्लेरिस कब अपनी गलतियों को समझ पाएगा। एक तरफ जहाँ लेविनी तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, बहुत कम समय में ही वो विकसित समूह के साथ काम कर रही थी, वहीं क्लेरिस पतन की ओर जा रहा था। उसका हर जीवन उसे पीछे ले जा रहा था। खैर, आत्मा ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही तरक्की कर सकती है। ये हर आत्मा की अपनी चॉइस है कि वो ऊपर की ओर बढ़ती है या नीचे की ओर। अच्छा, समूहों में कभी कभार अतिथि आत्माएं भी आती हैं जो उस समूह की नहीं होती, पर बहुत विकसित आत्माएं होती हैं। कभी यूं ही वो भ्रमण करते हुए आ जाती हैं, तो कभी समूह के मार्गदर्शक के निमंत्रण पे आती हैं। हाँ, समूह के लोग उन्हें नहीं पहचानते। इनकी ओर देखने पे ऐसा लगता है जैसे वे एक पर्दे के बीच से गुजर रही हों। इसी चीज़ को एक माध्यम ने बताया था कि उसके मार्गदर्शक जोशुआ उसके मार्गदर्शक का नाम है, उसके निमंत्रण पे ऐसी आत्माएं कभी कभार आ जाया करती थी, क्योंकि जोशुआ उनके मित्र थे। यह आत्माएं जब हमारे सामने से गुजरती थी तो रुपहले पानी की धारा जैसी लगती थी। अब ये रुपहली धारा हमारे लिए मार्ग का आवरण थी।
पराभासी, अंतरायामी और बौद्धिकता की शुद्धता। वे लचीले होते हैं और उनमें इतनी क्षमता होती है कि वे अनेक शारीरिक और मानसिक क्षेत्रों से गुजरकर भले प्रकार कार्य कर सकते हैं। वे हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करने में हमारी सहायता करते हैं, लेकिन वे कभी भी लंबे समय के लिए हमारे साथ नहीं रुक सकते हैं। यानी आत्मिक समूहों में वो बहुत थोड़े समय के लिए ही दिखाई देते हैं। अब जब माध्यम से इनसे प्राप्त अंतर्दृष्टि के विषय में पूछा गया तो उसका जवाब था कि वे हमारी दृष्टि का विस्तार करते हैं ताकि हम लोगों को समझने में अधिक चतुर होने से हम चुनाव करने के लिए अधिक क्षमताओं को देखें। ये क्षमता आलोचनात्मक विचार शक्ति का विकास करती है, साथ ही विशाल सच्चाइयों पर आधारित निर्णयों को जानने में स्वतंत्रता भी। अब मानवीय आभामंडल और आत्मिक आभामंडल दोनों में बहुत विषमता होती है। दोनों को एक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मानवीय आभामंडल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित होता है। वो तेजी से बदलता रहता है, जबकि आत्मिक आभामंडल ना तो तेजी से बदलता है और ना ही उसमें शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य शामिल होता है। आत्मा के रंगों को बदलने में अनेक शताब्दियां लग जाती हैं। ये रंग एक तरह से आत्मा के गुणों को दिखाते हैं जो बहुत जन्मों के बाद बदलते हैं। एक आत्मा जैसे जैसे गुणों को अपने अंदर शामिल करती जाती है, खुद में पावर भरती जाती है, उसकी आभामंडल का रंग बदलता जाता है। अब मानव शरीर के जो चक्र होते हैं उन्हें शक्ति का भंडार माना जाता है, जो मानव शरीर के ही 7 बिंदुओं पे बाहर निकलते हैं। डॉक्टर न्यूटन की एक माध्यम ने ये महसूस किया कि ये चक्र शारीरिक प्रदर्शनों से परे व्यक्ति विशेष की आत्मिक अभिव्यक्ति होते हैं। जब उस माध्यम ने अपने आत्मिक समूह के कुछ लोगों के ऊर्जा केंद्र बिंदु की ओर देखा तो उसका कहना था कि रॉय, जो कि उसी के आत्मिक समूह का सदस्य था और वर्तमान जीवन में भी उसी का पारिवारिक सदस्य था, उसकी ऊर्जा का केंद्र उदर क्षेत्र में था, जो गुलाबी पीली ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा था। रॉय के जीवन में उसकी व्यक्तिगत शक्ति का प्रबलतम बिंदु उसकी आंतें थी। उसके स्नायु लौह से बने थे। अब लौह से बनने का ये मतलब कतई नहीं है कि सच में लोहे के बने होंगे, बल्कि लोहा मजबूती का प्रतीक है। उसके शरीर का वो भाग मजबूत है, ये दिखाता है। इसी तरह से उसने एक और सदस्य के बारे में बताया कि लहरी का जो सबसे विकसित भाग है वो उसका सिर है, यानी उसका सर्वाधिक विकास सिर में हुआ है, उसकी सोचने समझने की क्षमता में। और इसका असर ये हुआ कि अनेक जिंदगियों से वो एक रचनात्मक विचारक रही थी। इसी तरह से नताली, उसमें दया की भावना ज़्यादा थी, जो कि हृदय क्षेत्र की मजबूती को दर्शाता है। अब स्वयं के बारे में उसने बताया कि उसकी शक्ति कंठ में थी। अनेक जिंदगियों से वो वाणी पे काम करती आ रही थी। अब सबसे आखिरी सवाल जो उससे पूछा गया, क्या इन ऊर्जा बिंदुओं का मानवीय वर्ण आभा मंडल से कुछ संबंध है? इस पर उसका जवाब था, जहाँ तक रंगों का संबंध है नहीं, और जहाँ तक ऊर्जा सांद्रता में शक्तियाँ तो हाँ। यानी इन ऊर्जा शक्तियों का आभा मंडल के रंगों से कोई संबंध नहीं होता। खैर, रंगों के बारे में और जानकारी हम अगली कड़ी में जानेंगे।